जोहार जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम अंकित केसरवानी और आज हम बैकुंठपुर क्षेत्र में हैं। अनीता चौहान एक ऐसा नाम जो कि काफ़ी लोकप्रिय है बैकुंठपुर में, और इस छोटी सी जगह में कैसे लोगों से मिलजुल कर रहा जाता है। और एक जैसे कहा जाता है कि कर्म ही प्रधान होता है मनुष्य के जीवन में, और कर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस कथन को पूरी तरह से साबित किया है अनीता चौहान मैडम ने, जो कि आज हमारे साथ हैं। इनका इंटरव्यू करेंगे हम और जानेंगे कि इनके जीवन में कर्म कितना प्रधान है और किस तरह से ये कर्म को मतलब सबसे ज़्यादा इनसे बात करने से पता चलेगा कि कर्म से कर्म करने के बाद ही मनुष्य को असली सुकून, असली आराम मिलता है। कर्म से हम बच नहीं सकते हैं, अपने अपने हिस्से का कर्म सबको करना पड़ेगा। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। मुझे संक्षेप में थोड़ा सा अपना परिचय बताएंगे? मैं अनीता चौहान रिटायर्ड शिक्षिका हूँ और इस समय मैं पार्लर तो बहुत पहले से चला रही हूँ। मेरा ये पार्लर सन 1998 से चल रहा है और साथ में कुछ कॉस्मेटिक वगैरह की भी दुकान इसमें रखी हुई हूँ मैं। और साथ में ये भी है कि मैं कर्म को ही महत्व देती हूँ, जैसा अमित जी ने कहा, अंकित जी ने कहा कि मैं कर्म को ही महत्व देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लगातार व्यक्ति को काम करते रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हमको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, ना तो संतोष प्राप्त होगा, ना धन प्राप्त होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमको काम करते रहना चाहिए, कर्म को ही महत्व देना चाहिए। कर्म ही पूजा है। जैसा कि मैं भी आपको काफ़ी टाइम से जान रहा हूँ, इतने दिन से हम भी यहाँ पर हैं, लेकिन आपके बारे में सुने हैं, लेकिन आपका भी एक जो पास्ट है बहुत स्ट्रगल से, संघर्ष से भरपूर रहा है। तो उस संघर्ष को आप कैसे देखते हैं और जीवन की इस मोड़ पर पहुंचने के बाद में क्या अचीवमेंट रहा है, उपलब्धियां की इस चीज़ को कोई बात नहीं। संघर्ष तो हर एक किसी के हिस्से में आता है, लेकिन संघर्ष के बाद जो सुकून मिलता है वो किस हद तक आपको गुड, अच्छा फील करा रहा है अंदर से, और संघर्ष से आप कैसे दो चार हुए हो, कैसे होता ना कि ओवरकम करना, उससे लड़कर ऊपर निकलना। तो थोड़ा सा आप मेरे को अपने जब आप बचपन के बारे में किस तरह से आपको दिक्कतें आई थी? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा बीमार रहा करती थी। कई एक बीमारियाँ मेरे को होती चली गई लगातार, टाइफाइड, फिर निमोनिया और उसके बाद फिर अस्थमा आ गया। और इन सब बीमारियों से लड़ते लड़ते मैं लगभग मेरी पढ़ाई बंद ही हो चुकी थी। मैं ज़्यादातर स्कूल जा नहीं पाती थी, और जाती भी थी तो मेरे को फिर वापस डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। तो इस तरह से पढ़ाई मेरी जैसे स्कूलों में होती है नॉर्मल बच्चों की, वैसे नहीं हो पाई। मैंने 8th तक की पढ़ाई भर स्कूल जाते हुए की और उसके बाद फिर मेरी पढ़ाई बंद हो गई। मेरे घर में ये भी कहा जाने लगा कि ये बहुत बीमार रहती है, इसकी पढ़ाई वढ़ाई तो हो नहीं पाएगी। और अब हो गया जैसे घर में सब लोग पढ़े रहते हैं वैसे पढ़ी रहेगी। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक की कि अगर मैं इस तरह से पढ़ी रही तो मेरा भविष्य क्या होगा। मैं उसके बाद से मैं एकदम चैतन्य हो गई। मैं बीमार रहते हुए भी अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आगे की भरसक प्रयत्न करती रही, और उसके बाद मैंने आगे की पढ़ाई पूरी की। और जब मैं 19 साल की उम्र की हुई तभी 12वीं पास करने के बाद मेरी नौकरी भी लग गई, और उसके बाद लगातार मेरा काम चलता रहा। मैं ग्रेजुएशन के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, 2 विषय में बीएड किया, बीटीआई किया। इस तरह से करके मैं लेक्चरर के पद तक पहुंची थी, और उसके बाद लेक्चरर बन के मैंने रिटायरमेंट लिया है। कौन से सन में नौकरी लगी थी आपकी? मेरी सन 1980 में मेरी नौकरी लग गई थी। उस समय मैं 19 साल की थी जब मेरी नौकरी लगी थी। और जब नौकरी लगी थी तो पहली तनख्वाह कितनी थी आपकी शुरुआत? जब हमारी नौकरी जब लगी उस समय हमको 300 कुछ रुपए ऐसे मिलते थे। और वो 300 रुपये आज की तारीख में कितना रुपए होगा उसका? आज के समय में होगा 1 लाख तो होगा ही। 1 लाख काफ़ी, मतलब 300 रुपये हमको लगता है कि, लेकिन उस समय के हिसाब से आप लोगों के हिसाब से बहुत बड़ा रकम रहा होगा 300 रुपये। तो जैसे आप बता रहे पढ़ाई आप प्राइवेट पूरा किए हैं धीरे धीरे, तो इस दौरान और भी कुछ शारीरिक समस्याएं कैसे, क्या आज तक वो चली आ रही है समस्या? आज तक तो समस्याएं चली आ रही हैं, और कैसे कुछ तो फ़र्क हुआ होगा, कुछ तो आप अपने संकल्प से उसको ठीक किए होंगे। मैं बीमार रह के भी काम करती रही, लेकिन मेरे को ये लगा कि बीमार रहना उचित नहीं है, इसलिए मैं उसको सुधारने के लिए भरसक प्रयत्न करती रही। मैंने योगा भी किया, और भी जैसे मैं ज़्यादातर एलोपैथिक दवाइयों पे विश्वास नहीं करती हूँ, मैं होम्योपैथिक दवा पे विश्वास करती हूँ। तो मैं उन दवाइयों को रेगुलर अपने पर्स में रखने लगी। कभी भी मेरे को ज़रूरत पड़ती तो मैं दवाइयाँ ले लेती, जिससे कि मैं स्वस्थ रह के अपना सारा कार्य अच्छे से कर सकूँ। और वैसे तो घर में हमेशा से ही हमारे यहाँ
किसी चीज़ की परेशानी नहीं रही है, लेकिन मेरे स्वास्थ्य को लेके ही मैं सब लोग बहुत परेशान रहते थे और मैं ही भी उसी लिए परेशान रहते थे। अच्छा खासा तजुर्बा है आपको लाइफ का और अच्छा डील कर लेते हैं पब्लिकली हर किसी से। जीवन के इस पड़ाव पे आने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अब थोड़ा काम कम किया जाए, अब थोड़ा आराम सुकून से रहा जाए, आराम थोड़ा सा शारीरिक श्रम कम किया जाए, भाग दौड़ कम किया जाए, अब थोड़ा सा रेस्ट करने का समय आ गया है आराम से, तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हम देखते हैं अभी भी आप सुबह से शाम तक आप काम करते ही रहते हैं। इस उम्र में शहर के अंदर स्कूटी चलाना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से रोड में लोग गाड़ी चलाते हैं, फिर ये सब ये बहुत छोटी सुनने में बहुत छोटा चीज़ लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप ऐसा क्यों नहीं, आपका तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है, लेकिन मैं आज भी मेरे को ये नहीं लगता कि मैं 63 की हो गई हूँ, क्योंकि मैं मेरे में जो स्टेमिना है वो पहले के जैसी ही है। मैं वैसे ही उसी स्टेमिना से अभी भी काम करती हूँ। घर में भी मैं रहती हूँ तो मैं रेस्ट नहीं कर पाती हूँ, आदत ही नहीं है रेस्ट करने की। और मैं लगातार काम करने के कारण आज भी मेरे को लगता है कि मैं जितना ज़्यादा काम करूँ उतना ही अच्छा है, क्योंकि वो शरीर के लिए भी अच्छा रहता है, मन के लिए भी अच्छा रहता है। और समय अपना जितना ज़्यादा हम देंगे काम में तो हमारे को मन में सुकून भी मिलता है और अपने ऊपर विश्वास भी होता है। खुशी भी अंदर से लगती है कि हम, हाँ, अंदर से खुशी भी मिलती है कि कोई ये ना कह नहीं पाता है कि मैं इस उम्र की होके भी इतना काम कर ले रही हूँ। नहीं, तजुर्बा तो आपकी बातों में दिख भी रहा है और साथ ही साथ सहनशीलता और सहजता भी आपके विचारों में दिख रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि भाग दौड़ वाले जीवन में किसी को फटाफट से सब कुछ चाहिए, हर कोई बता के तुरंत निकलना चाहता है, सुनना कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहे हो इतने दिन से, जैसे हम भी आपसे बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझाते हैं। और शांतिपूर्वक किसी चीज़ को समझाना वो भी एक क्या बोलना चाहिए, एक प्रकार का कला ही है, समझाना और सामने वाला समझ भी जाए। जीवन के इस क्षेत्र में अगला ही सवाल है, इस फिर लाइफ के ऊपर है कि कहीं आपको ऐसा फील अंदर से मलाल होता है कि कहीं कुछ छूट गया है पहले की नहीं, थोड़ा सा अगर ऐसा होता तो जीवन कुछ और ही होता, लाइफ कुछ और होती, ये भी हो जाता जीवन में तो बहुत अच्छा रहता। कुछ ऐसा छूटता हुआ दिख रहा है पीछे? इसमें छूटता हुआ तो अगर सोचे आदमी तो बहुत कुछ छूटा हुआ रहता है, लेकिन अगर उसको ही सोचते रहेगा तो आगे नहीं कर सकता कुछ भी व्यक्ति ना। इसलिए इसके विषय में ज़्यादा मैं विचार भी नहीं करती हूँ। मैं आध्यात्म से जुड़ी हुई हूँ, योगा से जुड़ी हुई हूँ, और साथ में मेरा एक सबसे अच्छा और सबसे जो शौक़ है मेरा वो है कविताएं लिखने का। और कविताओं के साथ साथ मैं कहानियाँ भी लिखती हूँ। सन 1980 में जब मैं ट्रेनिंग मेरा चल रहा था अंबिकापुर में, उस समय मैं AIR से भी जुड़ी रही और वहाँ पे मैं लगातार अपनी कविताओं का मेरा प्रसारण होता भी रहा। ऑल इंडिया रेडियो? हाँ, AIR अंबिकापुर से ऑल इंडिया रेडियो से लगातार मैं लगभग 6-7 साल में वहाँ पे अपनी कविताओं और कहानियों का प्रसारण करवाई हूँ। अच्छी बात है, अच्छी उपलब्धि। कौन से सन की बात कर रहे हैं? मैं 80 से ही वहाँ पे भी जुड़ी हुई रही। ओके, जब दूरदर्शन वगैरह अपने शुरू भी नहीं हुआ था शायद? नहीं, उसी समय शुरू हुआ था जी। तो अभी आप बता रहे जैसे साहित्य और कविता की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे कि उसमें क्या क्या मतलब करते हैं आप, क्या क्या उपलब्धियाँ हैं? मैं तो कविताएं लिखती हूँ। मेरी एक पुस्तक भी छपी इस समय, ये उर्मिया के नाम से एक पुस्तक आई है। और उर्मिया काव्य संग्रह है? काव्य संग्रह है। उर्मिया का क्या मतलब होता है? उर्मिया का अर्थ होता है लहरें। लहरें? समुद्र की लहरें? समुद्र, कोई भी लहर तो मन की भी होती है, उठती हैं। हाँ, मन में भी लहर होती है, नदियों में भी और तालाब में भी और समुद्र में भी लहरें आती ही रहती है। लेकिन इसमें ये जो कविताएं हैं मेरी, इसमें वो मन की जो लहरें हैं किस तरह से लोगों को जोड़ने का और महिलाओं के जीवन को महिलाओं के जीवन की जो भी समस्याएं उनको उकेरने का मैंने इसमें भरसक प्रयास किया है। अच्छी बात है। तो ये साहित्य में आप कब से जुड़े हैं और कैसे इंटरेस्ट आया, क्या लगता है? और साहित्य से ये भी है कि क्या साहित्य से हर इंसान को जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए। क्या फ़ायदा होगा उससे? साहित्य से जुड़ने से व्यक्ति की मानसिकता संतुलित रहती है। अगर हमको अपनी मानसिकता को संतुलित रखना है, आज के समय में जो युवा वर्ग इतना ज़्यादा विचलित हो रहा है, तरह तरह के नशे में और तरह तरह के गलत कार्यों में फंसता चला जा रहा है, इसका कारण यही है कि ये साहित्य से लगातार दूर होता जा रहा है। ये मोबाइल और इस तरह की चीज़ों से जो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं आज के युवा वर्ग के लोग, तो अगर वो फिर से साहित्य की तरफ उनकी अभिरुचि हो जाए तो बहुत कुछ उनको सुधारा जा सकता है।
साहित्य दो प्रकार का होता है। साहित्य असली साहित्य भी होता है और अच्छा साहित्य भी होता है। अगर हम अच्छे साहित्य की तरफ जाते हैं तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमको अपने जीवन को संवारने का मौका मिलता है।